गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम 6ठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो 5वें चैप्टर में हमने देखा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब उसमें ओम का नियम काम करता है, लेकिन वहाँ प्रतिरोध और सेल केवल हम एक ही सेल का यूज करते हैं। लेकिन यदि परिपथ में एक से अधिक सेल आ जाएं या दो से अधिक प्रतिरोध और सेल एक साथ उपस्थित हो, तो उस स्थिति में ओम का नियम लागू करना मुश्किल रहता है। यानी हम डायरेक्टली ओम का नियम लागू नहीं कर सकते। हम ओम का नियम केवल सरल परिपथों में काम में लेते हैं जिनमें एक बैटरी लगी हुई, एक सेल लगा। यदि दो से अधिक बैटरी और दो से अधिक अवयव हों तो उस स्थिति में ओम का नियम लागू नहीं होता। उसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे किरचॉफ का नियम। रॉबर्ट किरचॉफ एक वैज्ञानिक है, उसने अपने 2 नियम दिए हैं। उन नियमों का अध्ययन करेंगे जिसके आधार पे हम एक से दो से अधिक अवयवों वाले परिपथों को भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग होती है हमारी, वो किरचॉफ का नियम ही होती है। तो देखो, किरचॉफ के नियम को समझने के लिए हमें 2-3 डेफिनेशन समझनी होंगी जो हम इस नियम में काम में लेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी परिपथ में शाखा किसे कहोगे? शाखा, ब्रांच। तो देखो, शाखा होती है कि परिपथ में एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा का मान समान हो, शाखा कहलाएगा। यानी एक जटिल परिपथ है हमारे पास, उसमें यदि धारा का मान एक समान नियत बना रहे तो वो पूरी की पूरी एक ब्रांच कहलाएगी। वो पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? एक शाखा कहलाएगी। तो ध्यान रखना है कि किसी परिपथ में यदि धारा का मान एक समान हो, नियत हो, तो वो परिपथ शाखा कहलाता है, एक शाखा, ब्रांच। शाखा के बाद हम बात करें संधि। संधि, देखो, संधि होती है एक ऐसा बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, संधि कहलाता है। जैसे यहां से हम मान ले एक इधर आ रही है शाखा, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, तो जो ये बिंदु है ये कहलाएगा शाखा, संधि। संधि। तो डिटेल में हम परिपथ में देखेंगे, ये संधि नोड कहलाएगी। ऐसे ही तीसरी हमारी परिभाषा होती है, वो है लूप। लूप, ये इसको बंद लूप भी कहते हैं। बंद लूप, बंद लूप दोनों सेम है, क्लोज सर्किट। तो देखो, लूप का मतलब क्या होगा? जब परिपथ पूरी तरह से बंद हो, यानी हम एक बिंदु से स्टार्ट करें और वापिस उसी बिंदु पे आ जाएं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? एक लूप बन जाता है, जिसे हम ऐसे शो करेंगे कि लूप क्लॉकवाइज है या फिर लूप एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 3 परिभाषाएं हम काम में लेंगे। शाखा यानी धारा का मान नियत बना रहे, वो शाखा कहलाएगी। और जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, वो संधि कहलाएगा। और यदि परिपथ पूरी तरह से बंद हो, एक पूरा चक्कर लगाने में परिपथ क्लोज हो, वो बंद परिपथ या लूप कहलाएगा। अब देखो, इनके आधार पे हम किरचॉफ के नियम देखते हैं। तो किरचॉफ ने अपने 2 नियम दिए हैं, किरचॉफ के नियम। इसको किरचॉफ लिखते हैं, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। तो इसको किरचॉफ भी बोल देते हैं, किरचॉफ भी बोल देते हैं। तो किरचॉफ के 2 नियम थे। पहला नियम था इसका, उसे किरचॉफ का पहला नियम भी लिख देते हैं। किरचॉफ का पहला नियम, या उसको बोलते हैं संधि का नियम। संधि का नियम, ये इसको बोलते हैं धारा का नियम। धारा का नियम, ये तीनों नियम है जो किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का पहला नियम, ये इसको बोलते हैं संधि का नियम, या इसी को बोलते हैं धारा का नियम। तो देखो, समझते हैं। किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार इसने सिंपल सा बताया, किसी संधि पे
आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जितनी भी वहाँ धाराएं आ रही है, यदि हम उनको जोड़ दें तो उनका बीजगणितीय योग 0 के बराबर। या फिर कहेंगे किसी संधि पे आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये कहलाता है किरचॉफ का पहला नियम। इसको देखो समझते हैं। मान लो ये कोई नोड है, संधि है, इसके ऊपर यहाँ से आ रही है एक I1 धारा, यहाँ से आ रही है एक I2 धारा I2, और इधर जा रही है I3, और मान लो इधर जा रही है धारा I4। ये कोई संधि O है, ठीक है। इसमें धारा की डायरेक्शन हम कहीं भी ले सकते हैं। तो किरचॉफ के जो पहला नियम है, किरचॉफ का नियम, उसके अनुसार क्या है कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0, उसको 0 के बराबर कर दें। या फिर उस संधि पे आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। वैसे ये ध्यान रखा जाता है कि जो संधि की ओर धाराएं आती है उनको धनात्मक लेते हैं, उस संधि से जो दूर धाराएं जाती है उन्हें लेते हैं ऋणात्मक। यानी संधि की ओर आ रही है दो धाराएं I1 प्लस I2, ये संधि की ओर आ रही है, यहाँ से जा रही I3 और I4, इनको ऋणात्मक लेंगे तो -I3 -I4 ये 0 के बराबर। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है समेशन I बराबर 0। यानी किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। तो आने वाली धारा I1 I2 ये धनात्मक लेंगे, जाने वाली धारा I3 I4 ये ऋणात्मक लेंगे, 0 के बराबर आ गए। यदि इसका पक्षांतरण कर दे तो देखो आएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। तो ये जो इसका दूसरा, इसका नियम का दूसरा जो कथन है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या तो कह दे किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है, या फिर किसी संधि पे आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे धारा का कोई भी लॉस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आवेश का कोई भी लॉस नहीं होता, यानी आवेश संरक्षित रहता है। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है, यानी संधि पे आने वाला आवेश उस संधि से जाने वाले आवेश के बराबर होगा, और आवेश के बराबर होगा तो धाराओं के भी बराबर होगा। ये है किरचॉफ का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं किरचॉफ का। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे लूप का नियम भी कहा जाता है, या इसे कहते हैं लूप का नियम। लूप का नियम, ये इसको कहते हैं वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, ये जो पहला नियम था वो संधि का नियम या धारा का नियम, इसमें लूप बनेगा तो या तो लूप का नियम या फिर वोल्टता का नियम। तो उसमें हमने धारा को जोड़ा था, धारा के रिगार्डिंग बात की थी, इसमें हम वोल्टता के रिगार्डिंग बात करें। तो देखो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है क्या, तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नियम बंद परिपथ या फिर बंद लूप में लागू होता है। ये बंद परिपथ में ही लागू होगा। तो किसी बंद परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों और वोल्टताओं के सिरों पर
प्रतिरोधों और सेलों के सिरों पर वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वहाँ धाराओं का बीजगणितीय योग था, इसमें दोबारा से देखो क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों व सेलों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी उसमें जितने भी अवयव उपस्थित होंगे उस बंद परिपथ में, उन सभी के सिरों पे जो भी वोल्टता है, उन सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या आएगा, 0। इसका मतलब समेसन V बराबर आता है 0। ये दूसरा नियम, पहले में समेसन I बराबर 0, दूसरे में समेसन V बराबर 0। ये इस नियम को हम कह सकते हैं। अथवा किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पे उपस्थित वोल्टता का योग सेलों के सिरों पर उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। और दूसरा कंडीशन है, वही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में लागू करेंगे कि किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उपस्थित वोल्टता का योग सेलों के सिरों पर उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। यानी समेसन, देखो प्रतिरोध में I धारा है, यदि R प्रतिरोध है तो समेसन IR बराबर समेसन E होता है सेलों का विद्युत वाहक बल। ये हो गया जो वोल्टता का नियम है, लूप का नियम है, द्वितीय नियम है। अब इसको समझते हैं डायग्राम बना के। तो देखो इस नियम में चिन्ह परिपाटी हमें काम में लेनी होती है कि किस प्रकार से हम चिन्ह काम में लेंगे। तो पहले तो देखो बंद परिपथ समझते हैं। बंद परिपथ क्या है, यहां मान लो कि ये प्रतिरोध है और इसको एक सेल से जोड़ा गया है। अब ये पूरा बंद परिपथ है, ये सेल का प्लस है, ये माइनस है। ये मान लो प्रतिरोध R है, इसका विद्युत वाहक बल E है और इसमें धारा जा रही है I। इसमें धारा कितनी जा रही है, I। तो ये देखो बंद लूप है। इसमें इस परिपथ में हम देखो ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, यानी लूप हम हमारी तरफ से मान सकते हैं। लूप का मतलब क्या है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है। तो यदि मैं ऐसे लूप लेता हूँ, ऐसे ये लूप ऐसे, इसका मतलब मैं A से स्टार्ट हो रहा हूँ, A से पहले जाऊँगा B पे, तो लूप बनेगा लूप A के बाद B C D और वापस A पे पहुँच गए। यानी A से चले A, फिर B, फिर C, फिर D और वापस A पे आ गए। ये एक बंद लूप हो गया, A B C D A B C D। या यदि हम लूप की डायरेक्शन बदल लें, हम लूप को ले लेते हैं अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो हमें स्टार्ट वहीं से A से करना है, लेकिन इस बार A के बाद में D आएगा, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा A D C B A। ये भी एक बंद लूप हो गया। लूप आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, B से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो खत्म भी B पे ही होगा। C से स्टार्ट करोगे तो वापस C पे ही आके खत्म होगा। ये ध्यान रखना है लूप में। तो ये लूप अपनी तरफ से आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। ये तो होगी लूप की बात। अब इसमें चिन्ह परिपाटी हो। चिन्ह परिपाटी क्या रहती है, जैसे पहला हम देखें कि इस प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्ट है, जैसे यहाँ पे R प्रतिरोध है, I इसमें धारा जा रही है, तो ओम का नियम V बराबर IR। तो इसके सिरों पे वोल्टता होगी V बराबर IR। अब वो वोल्टता धनात्मक ले या ऋणात्मक ले, तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि यदि लूप की दिशा व धारा की दिशा समान हो, समान, यानी पहली कंडीशन ले लेंगे, जिस तरफ हम लूप ले रहे हैं उस तरफ धारा है। मान लो ये कोई प्रतिरोध है R, इसमें धारा I इधर जा रही है। यदि हमारा लूप भी इधर ही जा रहा हो तो दोनों समान दिशा में हो जाएंगे। इस स्थिति में इसके सिरों पे जो वोल्टता आएगी वो हम लेंगे प्लस IR, यानी इस कंडीशन में जो वोल्टता होगी वो हम लेंगे धनात्मक। तो जब लूप की दिशा और धारा की दिशा, किसी प्रतिरोध में धारा की दिशा दोनों समान हो, एक ही दिशा में हो, तो उस स्थिति में उस प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टता है वो लेंगे हम धनात्मक। इसका सेकंड रूल देखें, यदि लूप की दिशा और धारा की दिशा असमान हो या हम कह दें विपरीत हो, विपरीत का मतलब धारा हम इसी तरफ मान लेते हैं,
लेकिन इस बार लूप हम इस तरफ ले लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था इसमें हम एक बार क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इधर जाना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बी से ए पे आना पड़ेगा। तो बी से ए पे यानी विपरीत हो गए, और विपरीत यदि होगा तो इसको हम लेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी यहाँ v बराबर आएगा माइनस आएगा। तो ये तो प्रतिरोध के लिए नियम हो गया कि प्रतिरोध की वोल्टता धनात्मक ऋणात्मक कब होगी। लूप की दिशा और धारा की दिशा सेम है तो धनात्मक, और यदि लूप की दिशा और धारा की दिशा विपरीत है तो ऋणात्मक लेंगे। अब सेल के लिए देखते हैं। ठीक, तो सेल का हमें क्या याद रखना है, जैसे लूप हम ऐसे ले रहे हैं, इसका मतलब हमें डी से सी पे जाना पड़ेगा। ये लूप बनेगा ए डी सी बी ए, मतलब डी से सी पे जा रहे हैं। डी से कहाँ जा रहे हैं? सी पे। डी से सी पे जाएंगे तो हम धन टर्मिनल से ऋण की ओर जाएंगे, तो बाद में कौन सा आ रहा है? माइनस आ रहा है। यानी यदि हम प्लस से माइनस की ओर जाएं, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाएं, तो जो लूप की दिशा है वो लेंगे हम माइनस नेगेटिव, सॉरी वो वोल्टता की दिशा है, जो वोल्टता का चिन्ह नेगेटिव आएगा, विद्युत वाहक बल नेगेटिव आएगा। यानी इस स्थिति में v बराबर हम लेंगे माइनस ई। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि हम लूप की दिशा यदि बदल लें, लूप की दिशा इस तरह ले लें, इस तरह, ऐसे लूप का मतलब इस बार हमें लिखना पड़ेगा ए फिर बी सी डी ए। यानी इस शाखा में यदि हम देखें तो सी से डी की तरफ हमें आना पड़ेगा ऐसे। तो इस तरफ यदि हम आएंगे तो माइनस से कहाँ जाएंगे? प्लस की ओर। माइनस से प्लस की ओर यानी बाद वाला सिरा क्या आ रहा है? प्लस। इसका मतलब सेल के छोटे वाले सिरे से बड़े टर्मिनल की ओर माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो इस बार जो हमें दिशा लेनी पड़ेगी वो धनात्मक लेनी पड़ेगी, यानी जो वोल्टता का चिन्ह आएगा वो धनात्मक। देखो पहला चिन्ह, यानी प्लस से यदि हम माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस, और माइनस से यदि प्लस की ओर जा रहे हैं तो चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा। सेल में ये चिन्ह परिपटी ध्यान में रखनी है। लूप माइनस से प्लस जा रहा है, प्लस लेना ई को, और यदि प्लस से माइनस जा रहा है तो ई का मान क्या लेंगे? माइनस। ये इसकी चिन्ह परिपाटी है, जो भी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं उसमें लागू करेंगे। तो इस सेकंड नियम को देखो, एक क्वेश्चन लेके हम सोल्व करके देखते हैं कि इसका किस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे। इसमें किरचॉफ के दोनों नियम ही काम में आ जाएंगे। जैसे मान लो ये परिपथ ले लेते हैं हम, ये यहीं सेल ले लेते हैं, सेल है E1 और यह एक प्रतिरोध है R1। यह एक सेल है E2 और यहाँ प्रतिरोध है R2। और एक तीसरा और ले लेते हैं, यहाँ केवल एक प्रतिरोध ले लेते हैं R3। तो देखो अब परिपथ में दो सेल एक साथ आ गए, तो यहाँ हम ओम का नियम नहीं लगा सकते। यहाँ हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते कि हम पहले प्रतिरोधों का समांतर क्रम सोल्व कर दें फिर सेल क्यों। दो सेल आ गए तो यहाँ हमें किरचॉफ का नियम लागू करना पड़ेगा। अब देखो किरचॉफ के नियम लागू करने के लिए हमें धाराएं प्रदर्शित करनी पड़ती है। जैसे सेल E1 है, इससे हम धारा मान लेते हैं कि यहाँ से आ रही है I1 धारा, क्योंकि सेल है वो कुछ ना कुछ धारा देगा। सेल E2 इसके दिशा पे चलो इधर ही ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। सेल E2 हमेशा प्लस से धारा निकलेगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये प्लस इधर है, धारा I1 इधर आ रही है, इसका प्लस भी इधर है धारा। यदि इसका प्लस इधर लेते धारा इधर जाती, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो धारा इधर है, देखो प्लस से धारा आएगी और माइनस से वापस जाएगी। यानी इस परिपथ में यदि यहाँ से I1 निकल रही है ना, तो यहाँ प्रवेश भी I1 करेगी, इसका ध्यान रखना है। यदि इससे I2 निकल रही है तो यहाँ प्रवेश भी कितनी करेगी? I2। तो एक ही शाखा में धारा समान रहती है। इस सेल से I1 निकल रही है तो इसमें प्रवेश I1 करेगी। इस सेल से यदि I2 धारा निकल रही है तो इसमें वापस भी I2 धारा ही आएगी। देखो यहाँ से I1 और I2 इस संधि पे आके मिलेंगी, तो इस संधि की ओर धारा मान लो I3 जा रही है। कितनी धारा जा रही है? I3। तो यहाँ भी आएगी I3। लेकिन यहाँ I3 बढ़ जाएगी, तो यहाँ आप कह सकते हो देखो I1 प्लस I2 का मान I3। यानी ये एक संधि है, इस संधि पे हम संधि का नियम लागू कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हम इनको नाम दे दें A B C D
ई और एफ, प्रत्येक जो नोड है उसको नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो डी और सी बिंदु पे संधि नियम लागू कर सकते हो आप। यहाँ देखोगे I1 और I2 आ रहा है, तो I1 प्लस I2 बराबर I3, या फिर यहाँ हम कह सकते हैं I3 बराबर, इधर I2 चला गया, ऊपर I1 चला गया, तो I3 बराबर I1 प्लस I2। तो सबसे पहले बिंदु डी पर संधि के नियम से, संधि के नियम से, तो संधि के नियम से हम कह सकते हैं I3 बराबर आएगा I1 प्लस I2। तो इसको काम में ले सकते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 लूप ले सकते हैं हम। ऊपर वाले देखो एक लूप तो बंद लूप ये बन गया पूरा, ये इसको बंद लूप पहला ले लेते हैं। एक बंद लूप ये आएगा, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, लूप की दिशा बदल लेते हैं। दोनों में हमने अलग अलग लूप ले लिए, ये लूप हो गया 2, यानी ये 2 बंद लूप बनेंगे, 2 परिपथ आ रहे हैं। एक तो बंद लूप हो गया, ऐसे यदि हम लेंगे तो ए से चलेंगे ए डी सी बी ए, और दूसरा ये ले रहे हैं डी से चलो डी सी एफ ई डी, ये 2 बंद लूप आ जाएंगे। दोनों में हम अभी समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनेगी, 3 समीकरण आ जाएगी, उससे I1 I2 और I3 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखो लेते हैं बंद लूप, ऊपर वाला लेते हैं हमने, ऐसे मान लिया। आप ऐसे मान सकते हो विपरीत, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जो आपने एक बार लूप ले लिया लास्ट तक वही लूप आपको रखना है। तो ए से स्टार्ट करते हैं, बंद लूप हो गए ए डी सी बी ए में। अब इसमें यदि हम लूप का नियम लगाएं, लूप के नियम से, लूप के नियम से, तो सबसे पहले देखो इसमें प्रतिरोध कितने आ रहे हैं ये देख लो। इस पूरे लूप में यदि हम घूमे तो 2 प्रतिरोध आ रहे हैं, एक R1 और एक R2। देखो ये R1 आ रहा है इसमें, फिर इधर आएंगे तो R2 आ रहा है। अब लूप हमने ये माना है, इस प्रतिरोध पे देखो धारा इसमें आ रही है इस तरफ, और हमारा लूप भी इधर ही जा रहा है, यानी जिधर धारा जा रही है उधर ही हमारा लूप चल रहा है। इसका मतलब इसके स्रोत पे जो वोल्टेज है वो धनात्मक लेना है, यानी वोल्टेज आ जाएगा इसके स्रोत पे I1 R1। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध हम देखें R2। अब देखो लूप हमारा ऐसे है, यानी यहाँ लूप ऐसे जाएगा, धारा ऐसे है, धारा इस तरफ आ रही है और लूप इधर जा रहा है, दोनों विपरीत हो जाएंगे। विपरीत हो जाएंगे तो -I2 R2 बराबर का चिन्ह। अब इसमें सेल कितने आ रहे हैं परिपथ में, देखो सेल इस परिपथ में 2 आ रहे हैं पूरे लूप में, E1 और E2। यदि हम यहाँ बात करें तो लूप हमारा ऐसे जा रहा है, यानी हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो E1 हो गया धनात्मक, धनात्मक। E2 की बात करें लूप में ऐसे घूम के आएंगे, प्लस से कहाँ जाएंगे माइनस की ओर, E2 हो जाएगा ऋणात्मक। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आप लूप की दिशा मानो, समीकरण बना दो। प्रतिरोधों के स्रोत पे उत्पन्न वोल्टता का मान सेलों के स्रोत पे उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर, यानी उनको बराबर करना है। 2 प्रतिरोध है, 2 ले लिया, इनका बीजगणितीय योग करना है। अब वो तो चिन्ह परिपाटी से चिन्ह आ गया, प्लस या माइनस आएगा, ऐसे ही सेलों में प्लस या माइनस आ गया। अब नीचे वाला लूप लें, बंद लूप, बंद लूप। यहां से देखो लूप हमने इस बार ऐसे माना है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज था, ये हमने क्लॉकवाइज मान लिया। तो डी से स्टार्ट करें तो डी सी एफ ई डी, यानी बंद लूप है डी सी एफ ई डी में। यहां भी लूप का नियम लगा दें, लूप नियम से। देखो सबसे पहले लूप नियम में प्रतिरोध देखो कितने हैं, तो इस पूरे परिपथ में कितने प्रतिरोध है, 2 है, एक ये प्रतिरोध है और एक ये वाला प्रतिरोध है। अब हमें दिशा लेनी है, तो देखो इस प्रतिरोध पे चले जाएंगे, हमारा लूप ऐसे जा रहा है, इसमें धारा ऐसे आ रही है तो ऋणात्मक आएगा, यानी -I2 R2। अब एक प्रतिरोध दोनों लूप में आ रहा है, दोनों में लेना है उसको। इस लूप में भी ये प्रतिरोध आ रहा था, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी लेना है। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध ये देखो, लूप ऐसे आएगा और इसमें धारा I3 ऐसे आ रही है, ये धारा I3 ऐसे, लूप ऐसे आ रहा है, यानी ये भी ऋणात्मक है, तो -I3 R3 बराबर। इस पूरे लूप में सेल केवल एक ही आ रहा है I2, और उसमें यदि हम बात करें हमारा लूप ऐसे जाएगा, जो सेल है उसका लूप के अकॉर्डिंग करेंगे प्लस या माइनस, वहाँ धारा नहीं देखेंगे, तो लूप ऐसे आएगा तो प्लस से माइनस, यानी माइनस आ जाएगा E3, E2, सेल E2 है तो E2, दोनों से माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो यह आ जाएगा
I2R2 प्लस I3R3 बराबर E2 समीकरण 3। ये समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1, 2 और 3 हमारे पास आ गई। तो समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से हम आसानी से I1, I2 और I3 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था लूप का नियम, यानी किरचॉफ के 2 नियम। इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। थैंक यू।